हेलो एवरीवन। तो ये अपना एमपीएससी में एक आया हुआ क्वेश्चन है, इसी को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है 67 नंबर से आपका स्टार्ट हुआ है एंड ये कहाँ तक आपका गया हुआ है 77 तक है, कुछ 10 या 11 क्वेश्चन है। ओके 75 तक आपका लास्ट है। ओके सॉरी 77 तक है। तो इसी का हम लोग 1 बाय 1 सारा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो जो पहला आपके पास है, पहला आपके पास जो क्वेश्चन है 67, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास गिवन होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यदि गॉस जॉर्डन मेथड की यदि बात करें तो गॉस जॉर्डन मेथड में जो आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स से जब हम लोग रिड्यूस करते हैं तो कौन सा मैट्रिक्स बनता है। तो आपको पता है जब हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड की यदि बात करते हैं तो उसमें मैंने क्या बताया आपको कि वो जब हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है आपका, वो डायगोनल मैट्रिक्स में आपका कन्वर्ट होता है। बात है समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखो 68 देखो, इसमें क्या आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको किससे सॉल्व करना है, आपके पास गॉस जॉर्डन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो जब मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपका 67 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट होता है। बात है समझ में? तो यहां से आओ, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको देखो यहां से देखो बताया कि जब भी आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स को बात को रिड्यूस करते हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में? तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट रहेगा उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट को क्या करना है, अपने को जीरो बनाना है। बात है समझ में? तो बाकी एलिमेंट को हम लोग क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। तो गॉस जॉर्डन में इतना ही काम करना होता है। चलो तो दूसरा क्वेश्चन जो आप देखा था, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन का सिस्टम ऑफ इक्वेशन देख लो। आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसी को आपको सॉल्व करना है और वहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। कोई भी जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं। उस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं। इस क्वेश्चन को देखो मैं सॉल्व कर दिया हूं, पास को प्रोसीजर समझा देता हूं। यहां से देखो मैट्रिक्स है, इजी क्वेश्चन है। देखो यहां से आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास गिवन है। देखो क्वेश्चन ये गिवन है आपका, इसको किससे सॉल्व करना है, आपको गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है। बात है समझ में? तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो गया। ओके तो सबसे पहला काम क्या करना है आपके, सबसे पहला काम आपको करना है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, इसके कोफिशिएंट को देखो, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का भी कोफिशिएंट आपके पास क्या 1 है। तो इस तरीके से 1 1 1 और x y z आ जाएगा आपके पास। पहला वैल्यू क्या आपके पास 9 है, दूसरा क्या है 13, तीसरा आपके पास क्या है 40 है। उसी तरीके से दूसरा रो में क्या आ जाएगा 2 - 3 4 आ जाएगा, तीसरे वाले में क्या आ जाएगा आपके पास 3 4 और 5 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स लिखने के बाद, ये जो आपने मैट्रिक्स लिखा है, मैट्रिक्स लिखने के बाद आप जैसे आप इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे, इसका सबसे पहले क्या बनाओगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे। और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपको लिखना आता होगा। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है आपके पास, इस तरीके से उसको लिखते हैं। ओके तो यहां से देखो ये आपके पास ए मैट्रिक्स हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका ए मैट्रिक्स होता है, ये आपका क्या होता है बी मैट्रिक्स होता है। तो आपने ए मैट्रिक्स को लिख दिया एज इट इज और उसके बाद आपने क्या लिख दिया, बी मैट्रिक्स को लिख दिया। ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया, ये आपका बी मैट्रिक्स हो गया। अब देखो अब क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स हो गया और ये आपका बी मैट्रिक्स हो गया। अब आपको क्या करना होता है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, ये आपका क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट हो गया। डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी का जो एलिमेंट है आपके पास, इस एलिमेंट को बनाना होता है जीरो। इसको क्या बनाना पड़ता है आपको, इसको जीरो बनाना होता है। इसको 1 बाय 1 हम लोग क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। देखो तो सबसे पहला काम करो, इस 2 को जीरो बनाना है, फिर उसके बाद 3 को जीरो बनाना है। इस 2 को जीरो बनाने के लिए आप क्या करोगे, कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, R2 में आप ऑपरेशन लगा दो, R2 - 2 टाइम्स R1। इसमें से 2 टाइम्स R1 निकाल दे, यदि माइनस कर दे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये वाला एलिमेंट आपका जीरो बन जाएगा। उसी तरीके से इसको जीरो बनाने में क्या करोगे, इसमें आप ये R3 - 3 टाइम्स R1 वाला ऑपरेशन लगा दोगे तो आपका ये दोनों एलिमेंट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो यहां से देखो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे चेंज हो जाएगा। जैसे आपने ये ऑपरेशन लगाया तो इस तरीके से पहला वाला रो तो सेम रहेगा, दूसरा वाला रो आपके पास ये दोनों एलिमेंट जीरो बन जाएगा और बाकी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इस तरीके से आ जाएगा। बाकी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इस तरीके से आ जाएगा। देख लो, देखो बात है समझ में? अब क्या करोगे, अब देखो अपने को क्या करना है, इस तरीके जैसे आपने देखा तो ये देखो एक टाइप का आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाला है। इस तरीके से देखो, यदि यहाँ पे आपने 1 देखा ना, आपने यहाँ से 1 देखा तो आप इसको काम करो, डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है ना,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका कैसा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो यहां से देखो इसको अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का कोशिश करो। अब देखो, अब जैसे आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करो तो ये वाला जैसे आपने R3 को देखा यहाँ पे, इस R3 में ये एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है 1, और आपने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया कि जब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते तो यहाँ से 0 और यहाँ पे 1 आता है, तो आपने क्या किया, इसको आपस में एक्सचेंज कर दिया। आपस में क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो R2 का R3 में आपस में चेंज कर दो, तो आपके पास देखो जैसे आपने चेंज किया तो आपके पास ये सेम, इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन के आ जाएगा, सॉरी ये वाला मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। जैसे आपस में इसको आपने क्या कर दिया, आपस में एक्सचेंज कर दिया। R2 को R3 से जैसे आपने चेंज किया, जैसे आपने चेंज किया आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बन के आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ये सेम रहेगा, और इस दोनों का आपस में इंटरचेंज कर दो। अब देखो, अब उसके बाद क्या हुआ, इस एलिमेंट को 0 बनाना है। इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, R3 में क्या चेंजेस करोगे तो ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा। 5 टाइम्स हम लोग R2 इसमें यदि जोड़ दें तो ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा। जैसे ही आपने इसमें चेंज किया, यहां से देखो ये मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। सिंपल ऑपरेशन है, सिंपल ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन जैसे लगा दोगे ये वाला मैट्रिक्स बन के आ जाएगा आपका, ये सेम रहेगा, R1 सेम रहेगा, R2 सेम रहेगा, और R3 में बस ये चेंजेस आ जाएगा। अब देखो, अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है और बाकी इसको भी 0 बनाना है। तो सबसे पहला मैंने क्या काम किया, R1 में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। R1 में मैंने क्या चेंजेस किया, R1 में मैंने इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए, इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए किसका यूज कर दिया, R2 का यूज किया। मतलब क्या किया मैंने, R1 में से R2 को माइनस कर दिया। जैसे ही आपने इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाला एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देखो, तो R1 आपका चेंज हो गया। इस तरीके से आप इसमें से माइनस करके देखना, ये वाला आपका एलिमेंट बन जाएगा। उसी तरीके से R2 आपका एजिटी सेम रहेगा और R3 आपका एजिटी सेम रहेगा। अब देखो, यहां से देखो, ये आपका 12 और ये 60 दिख रहा है। आप यदि इसको 12 से डिवाइड कर दोगे, जैसे आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 1/12 क्या हो जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट पूरा का पूरा 0 0 1 बन जाएगा। एक आइडेंटिटी एलिमेंट का जो R3 होगा वो पूरा कंप्लीट बन जाएगा। जैसे ही आपने ये किया तो आपका यहां से ये वाला ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स चेंज होकर किसमें बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ऐसा समझ में, जिसमें आपका R1 और R2 सेम रहेगा, और इसमें जैसे आपने 12 से डिवाइड करते ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा आपका पास 5। अब क्या करो, अब देखो, अब आपको क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, इस वाले एलिमेंट को बनाना है 0। इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे आप, इसको यदि R2 को 0 बनाना है तो इसको क्या करो, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये वाला एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जैसे ये एलिमेंट आपका 0 बन गया, देखो यहां से, यहां देखो, आपका ये पहला R1 और R2 सेम रहेगा, और R3 में क्या आ जाएगा, सॉरी R1 और R3 आपका सेम रहेगा, R2 क्या हो जाएगा, R2 आपका चेंज हो जाएगा, यहां से 0 1 0 बन जाएगा। अच्छा समझे, तो ये आपके पास देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का R3 और R2 आपका कंप्लीट है। अब R1 को यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बनाना है, रो बनाना है, तो ये इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 0। इसको 0 होने के लिए किस कहां से कर सकते हो आप, R3 से क्या करोगे, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। R1 और R3 आपस में जैसे आप जोड़ दोगे आपके पास ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, ये वाला एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जैसे आपने जोड़ दिया, देखो ये मैट्रिक्स बन के आ गई, ये मैट्रिक्स बन के आ गया। अब ये मैट्रिक्स बन के आ गया, अब इसको क्या कर दो फिर से, यहाँ आर्गुमेंट मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, और z का वैल्यू क्या आ जाएगा, पास 5 आ जाएगा। लेकिन इसको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, ये मैट्रिक्स हो गया, ये आपके x y z जिसका वैल्यू अपने को चाहिए, और यहाँ से उसका वैल्यू आ गया। यहां से आप इसको बोल सकते हो कि x का वैल्यू 1, y का वैल्यू क्या है 3, और z का वैल्यू क्या आपके पास 5 है। और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, देख लो, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 में आपके पास x बराबर क्या है 1, y बराबर 3 है, और z बराबर आपके पास क्या है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड में कितना का डिफरेंस है। गॉस जॉर्डन में आप क्या करते हो, पूरा जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी को सबको क्या बनाते हो, 0 बनाते हो। गॉस एलिमिनेशन उससे इजी होता है, इसमें अपने को बस 3 एलिमेंट पे काम करना होता है, बस 3 को 0 बना दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। पहले एक बार सिस्टम इक्वेशन देख लो, ये आपके पास सिस्टम इक्वेशन है, इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आ जाओ। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये सिस्टम इक्वेशन आपके पास गिवन है। तो
इसमें देखो थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है, थोड़ा सा चेंजेस ये मैंने किया है, आपके पास इस तरह की इक्वेशन लिखा हुआ था, लेकिन डायरेक्ट यदि आप मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या बनता आपका यहां से 2 4 माइनस का 6 1 5 3 बनता, 1 3 2 बनता, इस तरीके से बनता। तो पहला एलिमेंट यहां पे क्या बन जाता, पहला एलिमेंट आपका 2 बनता, पहला एलिमेंट क्या बनता 2 बनता, लेकिन अपने को वहां से कैलकुलेशन करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता, हमने यहां से नंबरिंग चेंज कर दिया। तो आप इसको या तो इक्वेशन 1 बना लो या तो इसको इक्वेशन 1 बना लो, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। ऐसा करने से क्या होगा, पहला जो एलिमेंट यहां पे बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका 1 बनेगा, तो फिर अपना कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखो यही आपका 1 3 2 आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आपके पास 5 आ जाएगा, फिर इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 4 माइनस का 6 और इसका वैल्यू क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 4 है, और इसे यहाँ से 1 5 3 और इसके वैल्यू क्या आपके पास 10 है। ओके, अब उसके बाद मैंने क्या बोला, इसके बाद आप इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ। जैसे आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इस तरीके से लिखते हैं, और यहां से सी मैट्रिक्स आपके पास जैसे आपने लिखा ये आ गया। अब इसमें क्या करना है अपने को, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। देखो यहां से तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में अपने को क्या करना होता है, बस इन 3 एलिमेंट को इसको 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 क्या बना लो, 0 बना लो, इन तीनों को क्या बना लो, 0 बना लो, और आपका काम आसान हो जाएगा, और यहां से x y z का वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा। तो देखो इसको 0 बनाने के लिए क्या करो, R2 को क्या कर दो 2 टाइम्स R1 कर दो, इसको 0 बनाने के लिए क्या कर दो, बस सिंपल R3 में से R1 को माइनस कर दो, तो आपका काम यहां से बन जाएगा। जैसे ही आपने 2 ऑपरेशन लगाया यहां से आपके पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इस तरीके से चेंज आ जाएगा। R1 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि R1 में कोई ऑपरेशन हमने लगाया ही नहीं है, R2 और R3 आपका चेंज हो जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा। ओके, एलिमेंट आप माइनस करके लिख लेना, देख लेना यही आ जाएगा। दूसरा देखो, अब उसके बाद क्या हुआ, यहां देखो देखो इस वाले एलिमेंट देखो 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना, और माइनस है तो माइनस से मैंने क्या किया, -2 से इसको डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं -2 से क्या करते हैं डिवाइड, जिससे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से माइनस, सबसे पहला माइनस हट जाएगा, दूसरा ये सबका सब पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो थोड़ा सा इक्वेशन और कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, -1/2 से R2 को क्या करते डिवाइड कर दिया, आया समझ में। तो जैसे ही आपने यहां से किया, मतलब -2 से मैंने क्या करते डिवाइड कर दिया, और माइनस का 1/2 से ऐसा बोलो मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से आपका R1 और R3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और R2 क्या हो जाएगा, यहां से प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये चेंज होके आ गया। अब देखो, अब यहां से 1 बहुत अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या कर दो, R3 को चेंज कर दो 2 टाइम्स R2 से, क्योंकि ये एलिमेंट ये 0 0 है, आपस में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। R1 से करोगे तो ये 1 का यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से ट्रांसफॉर्म क्या करो कि जहां पे ज्यादा 0 हो रहे होंगे ना, वहां से आप लेके आ जाओ, क्योंकि ये 0 का इस वाले में यदि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, आप यहां से बनाना चाहोगे तो यहाँ पे फिर कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। हम लोग वहां से 0 बना रहे हैं और वहां पे कोई ना कोई नंबर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जैसे आपको बताओ तो क्या आ रहा है, सी मैट्रिक्स हमने R3 में लगाया है, तो R1 और R2 आपका कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो सी मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, तो R1 और R2 सेम रहेगा, तो यहाँ से 1 3 2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 5, ये आपके पास 0 1 ये 5 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 7, और R3 चेंज होकर आपके पास क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 0, तीसरा एलिमेंट बताओ क्या आ जाएगा, माइनस करो, R3 - 2 टाइम्स R2 है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये माइनस का 8 बन जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 8 आ जाएगा। उसी तरीके से R3 - 2 टाइम्स R2, ये 7 क्या आ जाएगा, माइनस का 14, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 9, क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 9 आ जाएगा। ओके, तो ये वाला मैट्रिक्स लिख लो। देखो यहां से ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ गया, तो 5 - 7 × 14 है, ये आपका पास -9 आएगा। यहां से देखो ये माइनस का 9 आएगा। ओके, यहां से 1 होगा ना, इधर देखो ये आपके पास ये 1 आया, 1 - 2 × 5 हुआ ना, 2 × 5 क्या हो जाए 10, माइनस का 10 में से 1 प्लस का क्या माइनस का 10 बचेगा। अब देखो
अब ये 0 0 बन चुका है, अब ये क्या बन जाएगा 0 0 बन चुका है। तो अब यहां से आप सीधा आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट आप यहां से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो यहां से आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा 1 3 2, ये आपके पास आ जाएगा 0 1 5, ये 0 0 माइनस का 9, यहां से एक्स वाई जेड आ जाएगा। और सिमिलरली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके ऊपर बी मैट्रिक्स बताओ क्या आ जाएगा 5 7 और माइनस का 9। ओके, तो यहां से देखो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से माइनस का 9 जेड इक्वल टू माइनस का 9 आ जाएगा। तो यहां से जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, जेड का वैल्यू आपका आ जाएगा यहां से 1, लिख लो। यहां से आपके पास जेड का वैल्यू क्या आ गया, जेड का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1। सिमिलरली जैसे आप यहां से जेड का वैल्यू इसमें पुट करोगे, जैसे आप यहां से जेड का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से देखो दूसरा इक्वेशन यहां से बनेगा y प्लस 5z इक्वल टू 7, और जेड बराबर आप यहां से 1 पुट करो। जैसे आप यहां से जेड बराबर 1 पुट करोगे तो 7 माइनस 5 इंटू 1, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, यहां से 2 आ गया। इक्वेशन 1 से देखो, यहां से देखो x प्लस, इसको लिख सकते हैं x प्लस 3y प्लस का 2z इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहां से 5 आ जाएगा। और यहां पे z बराबर 1 पुट करोगे और y बराबर क्या पुट करोगे, y बराबर क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे। यहां देखो y बराबर क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। तो पुट करो, यहां से देखो x माइनस का 3 इंटू y क्या आपके पास, y का वैल्यू आपके पास है 2, y का वैल्यू आपके पास 2 और z का वैल्यू आपके पास है 1 इक्वल टू 5। यहां से देखो x का वैल्यू क्या आ गया, यहां से x का वैल्यू आ गया आपके पास ये 5 माइनस का 2 और ये आपके पास आ गया प्लस का 6। तो 6 प्लस 2 क्या हो गया, ओके निकालो आंसर क्या आ जाएगा यहां से, देखो ये प्लस है, आपके पास माइनस आ गया। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 3। एक्स बराबर क्या आ गया आपका, यहां से एक्स बराबर आपके पास आ गया माइनस का 3, एक्स बराबर आपके पास आ गया माइनस का 3, वाई बराबर आपके पास आ गया 2 और जेड बराबर क्या हो गया आपके पास, यहां से जेड बराबर आ गया आपके पास आ गया 1। जेड बराबर क्या आ गया, कौन सा ऑप्शन है ये, जहां पे x बराबर माइनस का 3 है, y बराबर क्या आपके पास y बराबर 2 है और z बराबर क्या आपके पास z बराबर 1 है। मैच करवाओ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है 1, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन 1 को ये मैच कर रहा है, देख लो। तो ऑप्शन 1 में x बराबर माइनस 3 y बराबर 2 और z बराबर क्या आपके पास माइनस 1 है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा ये। अब देखो जो 70 क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड अप्लाई होगा। क्या बोल रहा है, बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो गॉस एलिमिनेशन का आप हेल्प लेके क्या करोगे, तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या सॉल्व करोगे। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो यहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल के आ जाएगा और एक्स वाई जेड का वैल्यू आप देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। जैसे ये प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है, मैं थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूं। देखो यहां से ये क्वेश्चन हो गया, जो ये प्रोसीजर था ना, 3 एलिमेंट को क्या बनाना है, 3 एलिमेंट को आपको क्या बनाना है, इसमें 0 बनाना है, 0 बना दो और वहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल के आ जाओ। देखो मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख रखा है, इसका मैट्रिक्स बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ, इसका मैट्रिक्स बनाओ। इसका मैट्रिक्स जैसे आप बनाओगे 1, सीधा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाता हूं मैं। इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बताओ क्या हो जाएगा, इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 1 4। किससे करना है, गॉस एलिमिनेशन से करना है। लिखा हुआ क्वेश्चन में कि गॉस एलिमिनेशन से करना है। ये -1 आ गया, ये 1 माइनस का 6 3 माइनस का 1 माइनस का 1
करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो, ये माइनस का 5, माइनस का 12 है, ये आपके पास 4 है। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, बस इस एलिमेंट को क्या करना है, 0 बनाना है और फिर वहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के आ जाना है। चलो देखो, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की यदि बात करें तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला क्या लगाओगे, यहाँ से R2 को चेंज कैसे करोगे? देखो R2 को आप चेंज कर सकते हो R2 माइनस R1 से, इसमें इसको माइनस कर दोगे, ये वाला 0 बन जाएगा। R3 को कैसे 0 करोगे? R3 को 0 करना है R3 माइनस 3 टाइम्स R1 करते हैं, 3 टाइम्स जैसे R1 करते हैं, ये एलिमेंट दोनों कैसा बन जाएगा आपका? 0 बन जाएगा। और R1 में कोई चेंज नहीं आया तो मैट्रिक्स बताओ क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 4 माइनस 1, ये आपका पास माइनस का 5 आ गया। ये आपका एलिमेंट, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। बाकी एलिमेंट बताओ क्या बन रहा है? माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 13, ये बन रहा है आपके पास 2। करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास आ रहा है माइनस का 7 और ये आ रहा है आपके पास 19। बहुत ही इजी है, बस आपको यहां से कैलकुलेशन करना है, प्रोसीजर समझ लो। चलो अब क्या करना है, इस वाले इसको क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। किसकी हेल्प से बनाओगे? R1 या R2? आपको यहां से R2 की हेल्प से बनाना चाहिए। क्यों? R2 की हेल्प से बनाओगे तो क्या होगा यहां से देखो, ये 0 0 आपस में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो इस वाले एलिमेंट को आप आसानी से 0 बना सकते हो। ओके, तो देखो यहां से, तो इसमें क्या चेंज करोगे? R3 को कैसे चेंज करोगे? R3 को चेंज कर दो, 3 टाइम्स R3 माइनस 13 टाइम्स R2। देखो जैसे आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आप 39 हो जाएगा, ये आपके पास जैसे इसको 13 से मल्टीप्लाई कर तो ये 39 हो जाएगा, आपस में ये दोनों 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो जाएगा। ओके, ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। देखो R1 और R2 में कोई चेंज नहीं किया तो उसको एज इट इज लिखो, तो ये 1 4 माइनस का 1, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास आ गया माइनस 5, 0 माइनस का 3 माइनस का 5, ये आपके पास माइनस करना है। ये 0 ऑलरेडी है ही, इसमें टाइम वेस्ट मत करो कि 0 होगा ही नहीं, क्योंकि इसको 0 हम लोग बना ही है। और यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आ रहा है? यहाँ पे आपके पास आ रहा है वैल्यू 71 और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ रहा है 148। इसको सॉल्व कर लेना। चलो, तो आप जैसे ही इसका मैट्रिक्स लिखोगे, मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? यहाँ से ये ए मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आपका ए मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आपका बी मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ से एक्स वाई जेड की यदि वैल्यू की बात करोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे ये जेड से के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा? जेड 71 इंटू जेड इजकल टू 148। यहाँ से जेड बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? 148 अपॉन 71। बताओ वैल्यू क्या आ रहा है? पहला। दूसरा देखो, यहां से यदि आप लिखोगे तो माइनस का 3y और माइनस का 5z, माइनस का 5z इजकल टू माइनस का 7। और यहां से आप z का वैल्यू यहां से रखोगे 148 अपॉन 7, तो यहां से आपका पास y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। बताओ क्या आ रहा है y का वैल्यू? यहां से y का वैल्यू बता दो क्या आ रहा है। ओके, तीसरा देखो, तीसरा यदि यहां देखो तो यहां से आ जाएगा x प्लस का 4y माइनस का z इजकल टू माइनस का 5। ओके, यहां से x का वैल्यू आएगा, यहां से y का वैल्यू आएगा, जैसे आप वो रखोगे तो यहां से x का भी वैल्यू आ जाएगा। बताओ, तो यहां से आपके पास y आ रहा है आपके पास माइनस का 81 अपॉन 71, और ये y और z का वैल्यू जैसे आप रखोगे तो यहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और x का वैल्यू आपके पास आ रहा है 117 अपॉन 71। तो पॉइंट में देखो आ जाएगा, पॉइंट में निकालो, देखो क्या आ रहा है? पहला आपके पास 148 डिवाइडेड बाय 71, तो ये आपके पास आ रहा है 2.0845। ओके, y का देखो क्या आ रहा है? माइनस का 81 डिवाइडेड बाय 71, ये आपके पास आ रहा है माइनस का 1.1408। ओके, चेक कर लो इसको। x का वैल्यू देखो क्या है? 117 डिवाइडेड बाय 71, ये आपके पास आ रहा है 1.647। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो
x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू 1.647 और y का वैल्यू निगेटिव और z का वैल्यू है 2.4। ये आपके पास कैसा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 में ही ये आपके पास ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 में x का वैल्यू और y का वैल्यू और z का वैल्यू मैच करवाओ, आपके पास आ जाएगा। देखो चेक कर लो, देखो x का वैल्यू आपके पास क्या है 1.467, यहां से 6479 और y का वैल्यू 1.1408 और z वर्ड क्या है 2.0845। एग्जैक्ट यही आंसर आया था, यही आंसर आया था। तो गॉस सॉल्यूशन कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 एलिमेंट को जीरो करो और x y z का वैल्यू निकाल के आ जाओ। चलो 71 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है 71। क्या बोल रहा है, while solving the following simultaneous equation by iterative method with x1 x2 और x3, ये तीनों का वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या दिया हुआ है आपके पास 0 0 0 दिया हुआ है। जैसे ऐसा लिखा हुआ है आपको समझ में आना चाहिए किससे सॉल्व करने के लिए बोल रहा है ये आपको या तो गॉस जैकोबियन से बोल रहा है या तो आपका गॉस सेडल से बोल रहा है। और इसने वैल्यू की यदि बात बोलो, याद देखो इसने सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बोला, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x1 इन नेक्स्ट इटरेशन। अगले इटरेशन में क्या बोल रहा है x1 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो गॉस सेडल मेथड की बात करो, एक गॉस जैकोबियन मेथड की बात करो, तो उसमें जो x1 का वैल्यू होता है दोनों भी मेथड से निकालोगे सेम आएगा, चाहे आप गॉस जैकोबियन से निकालो या गॉस सेडल से निकालो, वहां से x1 का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसने मेंशन नहीं किया है कि आपको गॉस सेडल से करना है या गॉस जैकोबियन से करना है। बात है समझ में, क्योंकि दोनों में x1 का वैल्यू कैसा आएगा, पहले इटरेशन के लिए सेम आता है। अभी मैं बताऊंगा डिटेल में, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, मैं इसको डिटेल में बता दूंगा ये दोनों का कैसे आता है इससे। चलो क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो यहां से आते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दिया है। तो देखो, तो इसमें आपका इनिशियल वैल्यू उसने दे रखा है कि x यहां से x1 मतलब x0 की वैल्यू की यदि बात करोगे, ये x1 की बात कर रहा है ना। क्वेश्चन देखो, देखो x1 x2 और x3 का वैल्यू उसने 0 दे रखा है, इनिशियल वैल्यू उसने दे रखा है, इनिशियल वैल्यू देखो दे रखा है। तो यहां से इसने x1 बराबर 0 x2 बराबर 0 ये दे रखा है। चलो देखो, आपको पता होना चाहिए जैसे इसने ये वैल्यू दे रखा था इसको किससे करना है, या तो आप गॉस सैडल से करोगे या गॉस जैकोबियन से करोगे, या तो गॉस जैकोबियन से करोगे सॉल्व, या आप इसको किससे सॉल्व करोगे, गॉस सैडल से करोगे। दोनों डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन x1 पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहला चीज आपको चेक करना है, इस दोनों के लिए बता रहा, इस दोनों मेथड के लिए जो आपने जब ये दोनों मेथड पढ़ा होगा, इन दोनों मेथड को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है वो कैसा होना चाहिए, वो आपके पास डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। ये कभी वर्क करता है जब आपका सिस्टम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होना चाहिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास कैसा होना चाहिए, डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। डायगोनली कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए। यदि आपका गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन डायगोनली डोमिनेंट है तभी जाके आपका गॉस जैकोबियन या गॉस सेडल मेथड लगेगा। यदि डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो आप ये मेथड नहीं लगा सकते। नहीं तो सबसे पहले यदि डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, डायगोनली डोमिनेंट बनाना पड़ेगा। अब देखो डायगोनली डोमिनेंट होता क्या है, डायगोनली डोमिनेंट की बात कर रहे हो तो कोई भी मैट्रिक्स यदि आप लिखते हो, कोई भी मैट्रिक्स यदि आप लिखते हो, मैं इधर 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 मैं सॉल्व कर देता हूं, उधर हम लोग देख लें। इधर देखो डायगोनली डोमिनेंट का मतलब होता क्या है, इधर देखो। जैसे कोई मैट्रिक्स है आपके पास A11 A12 A13 A23 A31 A32 A33, ये मान लो कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। तो यदि इसका मॉड आपने लिया A11 का मॉड सिमिलरली A22 का मॉड
आपके पास इससे बड़ा है, बात आ रही समझ में? ये कंडीशन यदि फुलफिल कर रहा है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है आपके पास? डायगोनली डोमिनेंट है। आए समझ में? मतलब ये एलिमेंट का जो आप देख रहे हो, ये एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट के सम से कैसा होना चाहिए? जब मॉडुलस की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ मॉड की बात कर रहे हैं, साइन हटा दो, साइन को भूल जाओ। तो ऐसा यदि हो रहा है तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? यदि ऐसा यदि कोई भी सिस्टम इक्वेशन फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब कैसा है? वो डायगोनली डोमिनेंट है। बातें समझ में? सबसे पहले चेक कर लेते कि डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। लिख लो इसको साइड में, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, जिसको नहीं पता इसको लिख लेना। चलो तो देख लेते हैं यहां से। तो यहां से देखो, इसको यदि आप लिखना चाहोगे तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो ये आपके पास आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 2, ये आपके पास आ जाएगा 6, ये ए मैट्रिक्स हो गया, और यहां से ये 28 हो जाएगा, ये आपके पास 1, ये 20, ये 9, ये आपके पास माइनस का 23। साइन भूल जाओ, साइन से कोई अपने को लेना देना नहीं है। ये 2 माइनस का 7, ये माइनस का 20। तो यहां से मैंने इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया है। देखो तो ये आपके पास, आपको पता है ये 20 जो है, 20 आपके पास बड़ा है 2 + 6 से। ओके, उसी तरीके से यहां देखो, अब इसका देखोगे तो ये भी आपके पास 20 आपका कैसा है? ग्रेटर है। तीसरा देखो, यहां देखो, ये भी आपके पास ये 20, मॉडुलस की यदि बात करोगे तो मॉडुलस आपके पास पता है, मॉडुलस आपका कैसा होगा? ज्यादा है। ओके, तो ये आपके पास गिवन सिस्टम इक्वेशन कैसा है? डायगोनली डोमिनेंट है। तब आप जो गॉस सेडल या गॉस जैकोबियन आराम से निकाल सकते हो। आपको पता चल गया। देखो यहां से तो मैं डायरेक्ट यहां से सिस्टम इक्वेशन निकाल के यहां लग देता, इधर देखो। अब इसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। देखो चलो मैं यही लिख देता हूं। तो पहला वाला जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं यहां से सॉल्व कर देता हूं। देखो तो आपको पता चलेगा ये डायगोनली डोमिनेंट है, तो क्या करोगे? ओके, तो यहां से पहले वाले इक्वेशन, इसी इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अपने को x1 का वैल्यू चाहिए, तो यहां से x1 बराबर क्या आ जाएगा? इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 1/20 इंटू यहां से आ जाएगा इधर 28 माइनस 2x2 माइनस का 6x3। बस एक इक्वेशन से अपना काम चल जाएगा। अभी देखो इनिशियल वैल्यू जो आपके पास क्या क्या गिवन है? आपके पास x2 और x3 का वैल्यू क्या आपके पास गिवन है? 0। जैसे आपने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहां से x1 का वैल्यू क्या बचेगा आपके पास? 28 ये निकालो कितना हो जाएगा? 1.4 आ रहा है। क्या आपके पास यहां से 1.4 आ रहा है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ये आपके पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 है। उसी तरीके से यदि यहां से y1 की यदि बात कर रहा, यहां से यदि y1 की बात करता तो y1 कैसे आता? यहां देखो, यहां से y1 की बात करोगे मतलब x2 की यदि बात करोगे तो x2 कैसे आता? x2 के लिए यहां से x2 कैसे निकालते? यहां देखो, यहां देखो, यहां से जैसे आपने x1 निकाला, x1 क्या निकला? x1 निकला यहां से 1/20, 28 माइनस चलो आपका ऑप्शन पता चल गया। ऑप्शन आपके पास क्या है? 1.4 आ रहा है, यहां से x1 का वैल्यू। ओके, इसको और अच्छे से समझा देता हूं मैं। इधर देखो, यहां से जैसे आपने x1 निकाला, पहले वाले से x1 निकालते हैं हम लोग, ये आपके पास आ जाएगा 1/20, 28 माइनस 2x2 माइनस का 6x3। और यहां पे x1, x2 और x3 का जैसे आपने वैल्यू पुट किया, तो यहां से आपके पास x1 निकल के आ जाएगा 28/20
दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1.4 और ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में है ये आपका। उसी तरीके से मान लो x2 निकालने के लिए बोलता, x2 यदि निकालने की बात करेगा तो x2 यहां से निकालोगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 1/20 माइनस का 23 और ये माइनस का x1 और माइनस का 9x3 और यहां से आपको पास पता है x1 का वैल्यू 0 है और x3 का वैल्यू क्या आपके पास 0। इनिशियल वाला वैल्यू लेना है, कौन सा वैल्यू पुट करना है, इनिशियल वैल्यू पुट करना है। यहां से x1 बराबर 0 पुट करना है आपको और x3 बराबर क्या पुट करना है 0 दोनों में। उसी तरीके से यदि यहां से x3 निकालना चाहोगे, x3 तो कौन से इक्वेशन निकलेगा, तीसरे वाले इक्वेशन से निकलेगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/20 माइनस है ना, माइनस है, यहां से देखो माइनस का 57 और यहां से माइनस का 2x1 और प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 7x2। तो देखो यहां से, तो यहां से आपके पास क्या आ जाता, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से यहां पे भी x1 बराबर 0 पुट करो और x2 बराबर क्या पुट करो, 0 पुट करो। तो जब हम लोग इनिशियल वैल्यू लेते हैं x1, x2 और x3 का इनिशियल वैल्यू लेते हैं तो हम लोग किस मेथड से लेते हैं, उसको कहते हैं गॉस जैकोबियन। गॉस जैकोबियन, बात है समझ में। तो ये कौन सा मेथड है आपका, गॉस जैकोबियन है। ये कौन सा मेथड है, गॉस जैकोबियन है। उसी तरीके से यदि आप गॉस सैडल की यदि बात करोगे, गॉस सैडल की बात करोगे तो गॉस सैडल में क्या है, देखो पहले वाले से आपने क्या निकाल लिया, x1 निकाल दिया। पहले वाले इक्वेशन से आपने x1 का वैल्यू निकाला, क्या निकल के आ गया आपके पास 1.4 निकल के आ गया। तो गॉस सैडल क्या होता है, गॉस सैडल क्या कहते हैं, यदि आपके पास जो वैल्यू आ चुकी है ना तो नेक्स्ट इटरेशन जो आप करोगे तो उसमें आप पुराना वाला वैल्यू नहीं, इनिशियल वैल्यू नहीं लगाओ, तो जो उससे पहले आया हुआ वो उसका आप यूज कर सकते हो। तो जैसे आप यहां से x2 निकालोगे ना, x2 का इक्वेशन देखो क्या आपके पास 1/20 माइनस का 23 माइनस का x1 माइनस का 9x3। अभी देखो यहां से, अभी यहां पे यदि आप बात करोगे तो यदि गॉस जैकोबियन रहा तो आपने इनिशियल वैल्यू पुट किया x1 बराबर 0 और x3 बराबर 0, लेकिन गॉस सैडल में क्या होगा, अब यहां से x1 का वैल्यू आ चुका है ना, अब ये यहां पे आपको पुट करना पड़ेगा और x3 का वैल्यू आप नहीं निकाले हो तो इसको पुट करना है 0। उसी तरीके से अब जैसे आपने x3 निकाला, x3 जैसे आप निकाल लिए हो, अब देखो यहां से कुछ ना कुछ x2 का वैल्यू आ जाएगा, तब इस वाले कंडीशन अब ये पुट नहीं होगा यदि गॉस सैडल से करो। अब यहाँ पे ये न्यू वैल्यू आएगा जो यहां से आया 1.4, उसी तरीके से यहां से x2 निकल के आ जाएगा, अब यहां पे ये न्यू वैल्यू वाली पुट होगा, तब यहां से आपका x3 आ जाएगा। आए समझ में। तो गॉस सैडल में ऐसे करते, लेकिन पहला जो आप x1 की वैल्यू की बात करोगे गॉस सैडल में या गॉस जैकोबियन में, दोनों का दोनों कैसा है आपके पास, सेम है। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ गया, यहां से 1.4 आ गया। आओ यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ गया 1.4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द रूट ऑफ द इक्वेशन f of x इक्वल टू क्या, cos x माइनस x इंटू e की पावर x बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किससे बोल रहा है वो, बाइसेक्शन मेथड से बोल रहा है, रूट निकालने के लिए गिवन इक्वेशन का। चलो हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे, आते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसका किससे यूज करना है, बाइसेक्शन मेथड का यूज करके, बाइसेक्शन मेथड का यूज करके अपने को निकालना है, रूट निकालना है अपने को, रूट मतलब x का वैल्यू निकालना है। चलो तो बाइसेक्शन मेथड में करते क्या है, सबसे पहले वो देखो, सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लो, देखो तो यहां से रूट निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चेक करना था बाइसेक्शन मेथड में, आप ऐसे इनिशियल गेस करो हिट एंड ट्रायल से, इसका ऐसा वैल्यू निकालो जिसपे एक पॉजिटिव वैल्यू आए कि आपका नेगेटिव वैल्यू आए। लाइक जैसे आप लोग यहां से मान लो x बराबर 0 पुट करो, x बराबर जैसे आपने 0 पुट किया तो यहां से आ जाएगा cos 0 माइनस का x बराबर जैसे आपने 0 पुट किया तो यहां से cos 0 क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, 1 आ गया, 1 कैसा हो गया पॉजिटिव है। जैसे आपने x बराबर 0 पुट किया आपका वैल्यू यहां से क्या आ गया, ये f ऑफ x का वैल्यू कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। f ऑफ x का वैल्यू कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। एक बार 1 पुट करके देखो, f ऑफ 1 जैसे आपने पुट किया यहां से cos 1 देखो रेडियन में रखना, यहाँ पे कैलकुलेटर को किस में रखना है, इसमें कैलकुलेटर को रखना रेडियन में, एंगल यहाँ पे किस में, रेडियन में। ओके, माइनस का यहाँ से x पावर 1 इंटू e की पावर 1 आ गया।
तो यहाँ देखो cos 1 का रेडियन में वैल्यू क्या होता है, इसका निकाल के देखो, बताओ क्या होता है। तो ये आपके पास होता है cos 1 रेडियन में ना, चलो तो ये आपके पास होता है 0.5403। ओके, फिर उसमें से e का वैल्यू निकाल दो। तो e का वैल्यू क्या होता है 2.7103, यही होता है ना, माइनस करो 2 पॉइंट, यहां से देखो, तो यहां से इन दोनों को जैसे आपने माइनस करोगे तो देखो ये आपके पास ये पॉजिटिव का वैल्यू कम है, नेगेटिव का वैल्यू कैसा ज्यादा है, तो ओवरऑल आपको यहां से पता चल जाएगा कि ये वैल्यू कैसा आ गया आपके पास, नेगेटिव आ गया। तो यहां से जैसे इसमें से आप e का वैल्यू माइनस करोगे तो ये आपका वैल्यू कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। देखो जैसे आपने जीरो रखा तो जीरो पे कैसा है, जीरो पे आपके पास कैसा आ गया पॉजिटिव, और इस वाले पे कैसा आ गया नेगेटिव आ गया, 1 पे कैसा आ गया नेगेटिव। देखो ऐसा बना होगा कुछ ग्राफ, कर्व ऐसा जा रहा होगा, आपने x बराबर 0 रखा है ना, ये यहां पे 0 है, जब आपने x बराबर 0 रखा है तो y का जो वैल्यू आया है, y का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां पे कुछ आया कर्व इससे पहले का ग्राफ का नेचर अपने को नहीं पता, 0 पे पता है। ओके, अब देखो इस वाले पे ग्राफ देखो कैसा है, पॉजिटिव है, y का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे मान लो x का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे x बराबर क्या है 0, यहाँ पे मान लो x बराबर क्या है आपके पास 1, ठीक है। x बराबर 1 पे क्या आ रहा है आपके पास, ग्राफ कैसा आ रहा है, मान लो ये x बराबर 1 पे कैसा आ रहा है ग्राफ, देखो इधर नेगेटिव है ना, नेगेटिव y में जा रहा है ना, x बराबर 1 पे कैसा आपके पास नेगेटिव आ रहा है, x बराबर 1 का y का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव। इधर देखो यहाँ पे x बराबर 1 पे आप देखोगे तो y का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है। तो रूट कहां पे होता है, रूट ये होता है, इसको कहते हैं रूट। रूट क्या होता है, जब कोई भी कर्व x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो ये है अल्फा रूट, रूट को बोल दो अल्फा। तो यहां से आपने यहां से वैल्यू निकाल लिया और यहां से वैल्यू निकाल लिया। अब इन दोनों यहां पे देखो, यहां पे पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही 0 होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही 0 होगा। और जहां पे आपका x बराबर, यहां पे देखो जैसे आपका y बराबर 0 आ जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, ये इस वाले एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। y का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। और जहां पे y बराबर 0 आ जाएगा उसी को कहते हैं x का रूट। यहां से रूट आपके पास पता चल जाएगा, आया समझ में, यहां से फंक्शन का रूट आपको पता चल जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, तो यहां से आप निकाल के आ गए, तो आपको यहां से पता चल गया कि रूट लाइज बिटवीन, देखो रूट कहा, जब आपने x बराबर क्या रखा 0 और एक बार x बराबर रखा 1, 0 पे आ रहा है पॉजिटिव और 1 पे आ रहा है नेगेटिव, आपका 0 और 1 के बीच में ही रूट का वैल्यू है, 0 और 1 के बीच में रूट का वैल्यू है, कुछ भी आ सकता है 0 1 के। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, बाइसेक्शन मेथड कहा गया, यह है ना, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब देखते हैं क्या है। ओके, तो सबसे पहला इटरेशन करो, पहला इटरेशन करते हैं और यहां से वैल्यू निकालते हैं। इसको एज्यूम कर लो कि x0 बराबर 0 और x1 बराबर आपके पास आ गया 1। तो यहां से फर्स्ट इटरेशन फर्स्ट यदि आप करोगे, इटरेशन फर्स्ट में मान लो x2 का वैल्यू निकाल के आ रहा है, तो वो क्या होता है वैल्यू, आपने बाइसेक्शन मेथड यदि आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है, देखो x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे आप यहां से करोगे तो आपके पास आ गया 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया 0.5 आ गया। तो यहां से x2 बराबर क्या आ गया आपके पास 0.5। अब इस 0.5 पर फंक्शन का वैल्यू चेक करो, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या आपके पास, फंक्शन आपके पास देखो क्या है, फंक्शन आपके पास क्या है cos x। तो यहां पे जैसे आपने फंक्शन का वैल्यू चेक किया f ऑफ x2 पे, बताओ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो f ऑफ x2 पे वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, वैल्यू आपका आ रहा है पॉजिटिव, वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, x2 का वैल्यू क्या है 0.5, इस पे क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। इधर देखो, तो यहां से आपको क्या पता चल गया, 0 पे भी कैसा आ रहा है, 0 पे भी पॉजिटिव आ रहा है और 0.5 पे भी पॉजिटिव आ रहा है और 1 पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब पहले जो आप रूट बोल रहे थे 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था, अब आप जैसे उसको आगे शिफ्ट हो गए तो अब आप बोल सकते हो कि रूट कहां से कहां लाई करेगा, 0.5 और 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब रूट अब जो लाई करेगा वो आपका रूट अब
पहले जब 0 से 1 बोल रहे थे, अब आप ऐसा बोल रहे हो कि 0.5 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? जैसे ही वैल्यू पॉजिटिव आया, जैसे वैल्यू पॉजिटिव आया तो पुराने वाला जो पॉजिटिव जिसमें आ रहा था उसको रिप्लेस कर दो, तो 0 को रिप्लेस करके यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर देता। बाइसेक्शन मेथड में हम लोग ऐसे ही करते हैं। इटरेशन नंबर 2 करो। इटरेशन 2 जैसे किया, यहाँ से x3 निकालोगे तो x3 क्या आ जाएगा मेरे पास? x3 देखो ये x2 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? x2 प्लस, और ये आप किसका वैल्यू था? ये आपके पास ये x1 का वैल्यू था डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में? देखो यहाँ से तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, वैल्यू देख रहा हूँ यहाँ से 0.5 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ जाएगा? 0.75। कितना आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 0.75 आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 0.75। और इस पे आप रूट निकाल के देखो, f ऑफ x3 निकाल के देखो, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? बताओ, इसमें आपके पास क्या आ रहा है? वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। जैसे ही नेगेटिव आ रहा है तो अब क्या करेगा? ये नेगेटिव वाले को रिप्लेस करेगा। पहले नेगेटिव किस पे आ रहा था? 1 पे आ रहा है, अब 0.75 पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या करेगा? नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर देगा। नेगेटिव वाले को रिप्लेस करेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से? मतलब 1 को आप क्या करेगा? रिप्लेस करते। अब जो रूट लाई करेगा, मतलब अल्फा जो लाई करेगा, अल्फा आपके पास कहाँ लाई करेगा? अल्फा का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.5 से लेके कहां तक? 0.75 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। आए समझ में? इसी तरीके से आप इटरेशन करते रहो। जैसे आप इटरेशन करते रहोगे आपके पास, देखो एक इटरेशन और कर देता हूं, एक्सप्लोर कर देता हूं। एक्सप्लोर क्या आ जाएगा आपके पास? 0.5 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 2। बताओ क्या आ रहा है आपके पास? ये आपके पास आ रहा है 0.625, 0.625 आ रहा है। ओके, अब इस पे बताओ रूट क्या आ रहा है? यहाँ पे f ऑफ x4 बताओ क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? f ऑफ x4 का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है? ये आपके पास आ रहा है नेगेटिव, तो ये किसको रिप्लेस करेगा? नेगेटिव वाले को। नेगेटिव किस पे आ रहा है? 0.75 पे नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव वाले को क्या कर देगा? ये रिप्लेस कर देगा। तो अब जो अल्फा का वैल्यू लाई करेगा वो कहां से कहां करेगा? 0.5 से लेके 0.625 के बीच में करेगा। वैसे देखो ऑप्शन से आप देख सकते हो, अब ऑप्शन से देख सकते हो जो रूट का वैल्यू होगा 0.5 से लेके 0.625 के बीच में होगा, मतलब 0.5 से 0.625 के बीच। ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन जैसे आप आओगे, ऑप्शन देखो, ऑप्शन अब आ गया समझ। इधर देखो ऑप्शन क्या मैंने बोला कि आपका रूट लाई करेगा 0.5 से 0.625 के बीच। ऑप्शन देखो 0.5 से 0.625, ये 0.5 से कम है, ये नहीं होगा। ये 0.5 से कम है, ये नहीं होगा। ये 0.625 से ज्यादा है तो ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 देखो 0.5 और 0.625 के बीच में है, उन दोनों रेंज के बीच में है ना, तो आपको ऑप्शन से पता चल गया ये वाला ऑप्शन होगा। अपने को पूरा इटरेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चलेगा आंसर क्या होगा। आंसर नंबर आपका 1 होगा। लेकिन जैसे आप इसका इटरेशन और कर देता हूं, इसका मैं इटरेशन की यदि बात करूं, इटरेशन की यदि मैं बात करूं, देखो यहां से यदि और 9th इटरेशन की यदि आप बात करोगे, इसी तरीके से इटरेशन कर दीजिए। आपने x4 किया, इसी तरह आप इटरेशन करते जाओ, तो यहां से जैसे आप x9 इटरेशन करोगे उस टाइम का देखो x8 पे वैल्यू मैं बता देता हूं। x8 पे जो वैल्यू आया था वो वैल्यू बता देता हूं मैं। x8 पे जो अल्फा आपका लाई कर रहा था, x8 पे आपका अल्फा कहां पे लाई कर रहा था? चलो देखो यहां से, तो यहां से x9 आपके पास आ रहा है आफ्टर 8th इटरेशन 0.5644, मतलब आफ्टर 8th इटरेशन। ऑप्शन से आपको पता चल गया ना? ऑप्शन आपका क्या कैसा होगा? पहला होगा। और जैसे ही ये वैल्यू आप पुट करोगे फंक्शन में, तो फंक्शन आपके पास क्या है? f ऑफ x इक्वल टू है cos x इंटू e की पावर x। ए पे जैसे ही आप यहां से इसमें पुट करोगे x9, पुट x9 जैसे आप करोगे, ये वैल्यू रखोगे, तो ये f ऑफ x का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि जहां पे फंक्शन का वैल्यू 0 होता है वहीं पे रूट आपका होता है। एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा होता है वहां पे y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। जहां पे y का वैल्यू 0 हो जाए वही क्या होता है? रूट होता है। तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू आपके पास आ रहा है 0.00200, इस तरीके से आ रहा है। तो ये आपका ऑलमोस्ट 0 है ना, क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू देता है जो भी आपका इटरेशन वाला मेथड होता है। तो
तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ऑलमोस्ट 0 है, तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, रूट का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.5644 और यही आपका पहला वाला ऑप्शन है, यही आपका ऑप्शन 1 है, यही आपका ऑप्शन 1 है। लिख लो। ये आपका ऑप्शन 1 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सेम वही क्वेश्चन है। द रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग x log x और यहां पे बेस देखो, बेस 10 है इक्वल टू 1.2 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। सेम क्वेश्चन है, इसको बाइसेक्शन मेथड से करना है, इसको किससे करना है, न्यूटन रैप्सन मेथड से, मतलब प्रोसीजर से में दोनों इटरेशन मेथड है, ये भी इटरेटिव मेथड है, ये भी इटरेटिव मेथड है, दोनों का इटरेशन फार्मूला अलग है, उसको सॉल्यूशन करने का तरीका अलग है, इसका भी अलग है। तो यहां से मैं इसका रिकर्सन फार्मूला बता देता हूं और वहां से आप इसको इजीली तरीके से सोल्व, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। तो देखो 73 क्वेश्चन में एक ही फार्मूला है और वहां से आपका क्वेश्चन ये इजी तरीके से बन जाएगा। चलो देख, यहां पर देखा ये वाला क्वेश्चन, तो न्यूटन रैप्सन से करना है इसको, किससे करना है अपने को सॉल्व, न्यूटन रैप्सन से करना है। न्यूटन रैप्सन मेथड से करना है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में सबसे पहले मैं इसका रिकर्सन फार्मूला लिख देता हूं मैं आपको। तो रिकर्सन फार्मूला की यदि बात करोगे तो वहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा आप लोग को क्या क्या चीज की नीड है, ठीक है। यहां देखो xn बराबर xn n+1 की वैल्यू की यदि बात करोगे तो क्या होता है, xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f ऑफ f डैश xn, ये होता है रिकर्सन फार्मूला। यहाँ पे n बराबर 0 पुट करोगे तो ये आपका क्या जाएगा x1 और यहाँ से x0 आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, x0 उसने ऑलरेडी बोल रखा है, एक्शन उसने क्वेश्चन में देखो बोल रहे, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, देखो तो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी जब पढ़ा होगा तो यहां से क्वेश्चन आपको आ गया होगा एक से। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, वहां से उसने बोल रखा है कि इनिशियल वैल्यू आपको क्या लेनी है, इनिशियल वैल्यू आपको लेना है 2। इनिशियल वैल्यू उसने बोल रखा है कि x0 आपको क्या लेना है 2। अब लोग देख लेते हैं कि कैसे 2 से ये स्टार्ट करना है। इसने x0 का वैल्यू क्या बोल रखा है, 2 बोल रखा है, ओके। चलो तो इसको सॉल्व करो। देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है इसमें, देखो फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, तो इसका क्या इधर देखो एक बार फंक्शन, उसका एक बार क्या है डिफरेंशिएशन है। तो फंक्शन आपके पास गिवन है f ऑफ x इक्वल टू x log x 10 माइनस का 1.2 और इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार डिफरेंशिएशन करके भी वैल्यू निकाल दो, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, चेन रूल से करेंगे, चेन रूल से करोगे तो यहां से एक बार क्या करो, x का डिफरेंशिएशन किए तो 1 हो जाएगा, तो log x को रहने दो, log x बेस के आपके पास 10 है माइनस माइनस, और देखो और क्या होगा, अब x को रहने दो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और यहां से जैसे आप करोगे क्योंकि बेस 10 है तो इसका भी log करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा log e, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। देखो x से x आपस में कैंसिल हो गया, x से x आपस में कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास आ जाएगा log x बेस 10 माइनस, यहां से आ जाएगा log, और इसका वैल्यू बता दो क्या होता है, ये कोई एक कांस्टेंट होगा, इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 0.4343, यही होता है ना, निकाल के देखो कैलकुलेटर में 0.4343, बीच में क्या प्लस है ना, बीच में क्या आएगा प्लस आएगा, चेन रूल लगा रहे हैं प्लस, ये तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से देखो आपके पास ये आ गया, किसका एफ डैश का वैल्यू आ गया, ये आपका एफ डैश का वैल्यू आ गया, ये आपका एफ डैश का वैल्यू है, ये आपका एफ डैश का वैल्यू आ गया। तो ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो
यहां से वैल्यू निकालो, यहां से देखो एक बार क्या करो, एफ ऑफ जीरो निकालो, एफ ऑफ जीरो निकालो। एफ ऑफ जीरो पे देखो वैल्यू क्या आ रहा है, एफ ऑफ जैसे एक्स बराबर जीरो आपने पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1.2 आ जाएगा। एफ ऑफ वन निकालो, एफ ऑफ वन यहां पे पुट करो तो ये आपके पास आ रहा है माइनस का 0.5979। ये भी कैसा आपके पास निगेटिव है। एक बार एफ ऑफ टू निकालो, एफ ऑफ टू जैसे आप निकालोगे नहीं, ये एफ ऑफ टू पे आ रहा है, एफ ऑफ वन पे वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रहा है। एफ ऑफ वन पे निकालो, एफ ऑफ टू पे निकालो, एक बार एफ ऑफ थ्री पे निकालो। देखो तो एफ ऑफ जीरो जैसे आपने एक्स बराबर यहां पे जीरो रखा तो क्या आ जाएगा, यहां से एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/2, माइनस का 1.2। जैसे आपने एक्स बराबर 1 रखा तो क्या आ जाएगा 1 इंटू लॉग 1 और बेस के आपके पास 10, तो बेस 10 लॉग 1 का वैल्यू क्या आपके पास क्या आ जाएगा, ओके। तो ये भी आपके पास क्या आ रहा है, ये तो जीरो हो जाएगा और यहां से ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 1.2 आ जाएगा, सेम रिजल्ट आ रहा है। और देखो एफ ऑफ टू पे निकाल के बताओ, एफ ऑफ टू पे क्या हो जाएगा, यहां से एक्स बराबर 2 रखोगे तो और यहां से log 2 इंटू 2 क्या आ रहा है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है 0.6 के अराउंड आ रहा है, 0 पॉइंट माइनस का आ रहा है, ठीक है ये, और माइनस का 1.2, ओके। हाँ ये आपके पास क्या आ रहा है माइनस का 0.5979, ओके। और जैसे आपने क्या लिखा है यहां से एफ ऑफ थ्री की बात करोगे, एफ ऑफ थ्री पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले log 3 इंटू 3 और इसमें से माइनस का 1.2, तो ये आपके पास आ रहा है प्लस का 0.2313। अभी देखो अपने को यहां से रूट निकालना है। अभी देखो एफ ऑफ टू पे जैसे आपने वैल्यू निकाला कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और एफ ऑफ थ्री पे वैल्यू कैसा आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव आ रहा है, वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको पता है कि रूट ऐसे इधर ही कहीं होगा, 2 और 3 के बीच में ही कहीं होगा, बात है समझ में, 2 और 3 के बीच में ही कहीं पर रूट होगा। तो यहां से इनिशियल वैल्यू यदि हम लोग बात करेंगे या तो 2 होगा या तो 3 होगा, तो हम लोग यहां से क्या लेके चलते हैं, हम लोग यहां से 2 लेके चलते हैं। तो यहां से इनिशियल वैल्यू यदि बात करोगे तो यहां से एफ ऑफ एक्स नॉट की यदि बात करो तो इसलिए हमने क्या बोला था, उसने क्वेश्चन में भी मेंशन करा था क्या, 2 लेने के लिए, क्वेश्चन में भी मेंशन क्या बोला था, 2 लेके मेंशन बोला था करने के लिए। इधर देखो एक्स नॉट का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, तो रिकर्सन फॉर्मूला याद करो, यहां से एफ ऑफ एक्स माइनस 1, यहां देखो इसमें एन बराबर 0 जैसे आप पुट करोगे तो यहां से क्या जाएगा, यहां से x1 क्या जाएगा, x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, यहां से x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट। सारा वैल्यू देखो एक्स नॉट का वैल्यू है 2 और एफ ऑफ एक्स नॉट की यदि बात करोगे तो एक्स नॉट का वैल्यू क्या आपके पास, देखो एफ एक्स का वैल्यू आपके पास गिवन है ऑलरेडी, इधर देखो एफ एक्स का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है ना, x इंटू लॉग एक्स। तो यहां देखो x पर आपने क्या रखा है, x पर आपने 2 रखा है, तो 2 इंटू लॉग 2 बेस 10 और माइनस का क्या आपके पास माइनस का 1.2 है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा यहां से एफ डैश एक्स नॉट, एक्स नॉट बराबर यहां पे रखो, देखो एफ डैश यहां पे क्या आ गया, यहां से आपके पास आ जाएगा लॉग 2 बेस 10 और यहां से प्लस का 0.34343। इसको सॉल्व करके बताओ एक्स नॉट का वैल्यू क्या आ रहा है, x1 का वैल्यू क्या आ रहा है, यहां से x1 का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, x1 का वैल्यू आपके पास आ रहा है यहां से 2.8132, बात है समझ में, ये वैल्यू आ गया। अब चलो सेकंड इटरेशन करो, जैसे आप सेकंड इटरेशन करोगे सेम फार्मूला लगाओगे, सेम चीज लगाओगे, x2 जैसे निकालोगे तो अब यहां पे जो आपके पास रिकर्सन फार्मूला वहां पे n बराबर क्या पुट करोगे, n बराबर 1 पुट करोगे तो यहां से आ जाएगा x1 माइनस का f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश x1, ओके। x1 का वैल्यू आपके पास निकल गया 2.8132 माइनस का यहाँ पे x इंटू यहाँ से 2.8132 इस पे मल्टीप्लाई करोगे लॉग यहाँ से वैल्यू रखो 2.8132 बेस 10 माइनस का 1.2 डिवाइडेड बाय लॉग 2.8132
बेस 10 प्लस का 0.4343 यहां से इसको सॉल्व करके x2 का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है। तो x2 का वैल्यू आपके पास आ रहा है 2.7411। उसी तरीके से नेक्स्ट इटरेशन करो, न्यूटन रैप्सन आपको इटरेशन करना है, इटरेशन ही करना है। तो यहां देखो x3 जैसे आप निकालोगे तो x3 क्या आ जाएगा, यहां से x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश x2। और यहां से मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, यहां से वैल्यू आपके पास आया 2.7406। बात है समझ में। उसी तरीके से x4 निकालोगे, x4 क्या आ जाएगा आपके पास x3 माइनस f ऑफ x3 अपॉन f डैश x3। यहां से वैल्यू क्या आ रहा है, ये भी आपके पास सेम आ रहा है। जैसे ही दो इटरेशन का वैल्यू सेम आ जाए, दो इटरेशन का वैल्यू सेम आ जाए, आप वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप स्टॉप कर जाओ और वही आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। वही आपके पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। देखो ये रूट 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है ना, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, जो अल्फा का वैल्यू होगा, अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा आपके पास आ जाएगा 2.7406 और यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। लिख लो। तो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका, रूट ऑफ द इक्वेशन आ जाएगा 2.7406। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, इस वाले का तो क्वेश्चन आपको पता चल गया न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो जो उसका आंसर था, आंसर क्या था आपका 0.7406 आया था। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास इसका चौथा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, क्वेश्चन नंबर 74 भी क्या बोला, किससे बोला, न्यूटन रैप्सन मेथड से बोला निकालने के लिए। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है, बस अपने को इसका आंसर निकालना है। तो यहां से आ जाओ, आ जाओ यहां से। देखो सेम क्वेश्चन है, इसको भी किससे करना है, न्यूटन रैप्सन मेथड से करना है। इसको भी किससे करना है, न्यूटन रैप्सन मेथड से करना है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, यहां से रूट निकालो, या सबसे पहले यहां से इसको f ऑफ x लिखो और यहां से एक बार डिफरेंशिएशन निकाल लो, क्योंकि अपने को डिफरेंशिएशन की नीड है, डिफरेंशिएशन की नीड है। तो क्या आ जाएगा 9x² माइनस का 18x, ये हो जाएगा 0। ये क्या हो गया 0। अब यहां से देखो पॉजिटिव रूट और नेगेटिव रूट निकालते हैं हम लोग, बताओ यहां से निकालो क्या आ रहा है। देखो जैसे ही आपने यहां से f ऑफ 0 पुट करो, यहां से f ऑफ 0 पुट करो, डिफरेंशिएशन इधर लिख देता हूं मैं। f डैश x की यदि आप बात करोगे, क्या जाएगा आपके पास 3 × 3 9x² माइनस का 18x। ओके, यहां देखो डिफरेंशिएशन कर दिया, 0 पे निकालो, ये 0 हो जाएगा, ये 0, 8 आ जाएगा। 1 पे निकालो, f ऑफ 1 बताओ क्या आ रहा है, f ऑफ 1 जैसे आप निकालोगे तो यहां से 3 आ जाएगा, यहां से 8 + 3 11, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, नहीं प्लस का 2 आ रहा है, ये प्लस का 2 आ रहा है। f ऑफ 2 पे निकालो, f ऑफ 2 पे क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 2 × 2 8 8 24 32 माइनस 36, ये आपके पास आ रहा है माइनस का 4। क्या आ रहा है आपके पास, माइनस का 4। ये कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ गया। तो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, आपको पता चल गया रूट कहां से करेगा, आपका जो अल्फा लाई करेगा, अल्फा लाई कहां से कहां करेगा, 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो यहां से इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, x0 पर आप लोगों ये 1 से स्टार्ट करो और इसको सोल्व करो। तो देखो रिकर्सन फार्मूला अपने को पता है, न्यूटन रैप्सन मेथड का रिकर्सन फार्मूला क्या है, यहां से xn + 1 xn माइनस f ऑफ xn माइनस डिवाइडेड बाय f डैश xn, n बराबर 0 पुट करो, f ऑफ यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, x1 किसके बराबर आ जाएगा, ओके, x0 का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। निकालो यहां से वैल्यू, यहां से जैसे आप यहां से 1 करोगे तो 1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन f डैश 1। यहां पे जो आपका फंक्शन है, फंक्शन में 1 का वैल्यू जैसे आपने पुट किया तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 1 - 2 अपॉन, देखो f डैश 1 की यदि बात करोगे तो f डैश 1 कहां पे है, ये है, और इसमें जैसे आपने 1 का वैल्यू निकालोगे तो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा आपका, f डैश 1 बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखो, 1 - 18 × 1, ये यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। ये क्या आ गया, यहाँ से माइनस का 9 आ गया।
ये आ गया आपके पास माइनस करना है, इसको सॉल्व करो और यहाँ से x1 का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है। यहाँ से x1 का वैल्यू आपके पास आ रहा है 1.222। ओके, उसी तरीके से x2 का वैल्यू निकालो। x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इटरेशन करना है, इटरेशन करना है, बस आपके पास फॉर्मूला पता है। x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका यहाँ से x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश x1, और यहाँ से x1 का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो और यहाँ से x2 का वैल्यू बता दो क्या आ जाएगा। सेम प्रोसीजर है। क्या है आपके यहाँ से आपके पास आ रहा है 1.2261। देखो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। देखो यहाँ से x1 का जो वैल्यू आपने निकाला और ये दोनों का दोनों वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। यहीं पे आपका पहले इटरेशन दूसरे इटरेशन पे क्या आ रहा है, लगभग ऑलमोस्ट सेम है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से पता चल जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो रूट हो जाएगा, अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू आपको पता चल गया कि अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास 1.22 के अराउंड ही कुछ होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखो 1.2261, देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ से 2 है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1 और 2 के बीच में, वैसे भी देखो 1 और 2 के बीच में रूट आया था ना, 1 और 2 के बीच में देखो कौन सा ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन 1 और 2 के बीच में नहीं है, ये 1 और 2 के बीच में ये ऑप्शन हो जाता है, ये भी 1 और 2 के बीच में नहीं है, ये भी आपको 1 और 2 के बीच में नहीं है। तो देखो आपने कोई इटरेशन करने की जरूरत भी नहीं था, जैसे आपने 1 और 2 के बीच में देखा तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से आप टिक मार सकते थे। तो 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 75 क्वेश्चन नंबर पढ़ो, क्या बोल रहा है, सिम्पसन 1/3 से इस इंटीग्रेशन का बोल रहा है, इस इंटीग्रेशन को बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। चलो हम लोग आते हैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, सिम्पसन 3/8 से सॉल्व करते हैं। चलो ओके, तो इस इंटीग्रेशन का अपने को सॉल्यूशन करना है सिम्पसन 3/8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है यहाँ पे आपका, इसको सिम्पसन 3/8 से सोल्व करो, बहुत इजी है। तो यहाँ से यदि f(x) का वैल्यू की यदि बात करोगे तो क्या है आपका 1/1 + x²। ओके, इसमें जो उसने h का वैल्यू मेंशन किया, क्वेश्चन यदि आपने पढ़ा होगा तो इंटरवल कितना दिया हुआ है, h बराबर आपके पास 1 दिया हुआ है। 0 से 6 तक जाना है आपको 1 के इंटरवल में। तो देखो यहाँ से मैं बना देता हूं, यहाँ पे आपका x आ जाएगा और यहाँ पे आपका f(x) आ जाएगा। x वाला यहाँ से 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक जाना है। टोटल देखो कितना हो गया, 7 हो गया। x वाला जैसे आपने 0 डाला तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 पे क्या आ जाएगा, देखो 0.5 आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे आपने 2 डाला 4 1, यहाँ से 0.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, 0.2 आ जाएगा। फिर देखो क्या आ रहा है, 0.1 आ रहा है 3 रखने पे, x वाला यहाँ पे 3 रखो, 9 1/10 क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 रखो x बराबर, बताओ क्या आ रहा है 0.588। 5 पे देखो क्या आ रहा है 0.0385। 6 पे बताओ क्या आ रहा है 0.027। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से आपने वैल्यू निकाल ली। ये आपका वर्किंग रूल होता है सिम्पसन का, बहुत इजी है। तो सिम्पसन 3/8 का फॉर्मूला बता दो, उसमें वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो सिम्पसन 3/8 का फॉर्मूला है, जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला आपने निकाला होगा 3/8 का फॉर्मूला, तो देखो यहां से, तो यहां से इसका फॉर्मूला लिखो, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, थ्री h/8 y0 + y6 y1 + y2 + y4 + डैश डैश, और यहां से 2 टाइम्स y3। जो y3 वाला टर्म आता है y3 y6 y9, तो यहां से आप इस तरीके से रखो। तो देखो यहां से ये आपके पास y0 का वैल्यू हो जाएगा, ये आपका y1 हो गया, ये आपके पास y2 आ जाएगा, ये आपका y3 आ जाएगा,
ये y4 आ जाएगा, ये आपका y5 आ जाएगा और ये आपका y6 हो जाएगा। ये वैल्यू इस तरीके से रख दोगे तो यहां से इंटीग्रेशन का वैल्यू, ये वैल्यू इसमें रख दो और इसका सॉल्यूशन निकाल के बताओ क्या रहा है इंटीग्रेशन का वैल्यू। यहां से i का वैल्यू बताओ क्या रहा है, यहां से आपके पास i का वैल्यू आ रहा है 1.3571। कौन सा ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड इन सिम्पसन 3/8। तो सिम्पसन 3/8 के लिए कितना नंबर मल्टीपल रिक्वायर्ड होता है, 3 के मल्टीपल में रिक्वायर्ड होता है स्ट्रिप। सिम्पसन 1/3 के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है, 2। ट्रापेजॉइडल के लिए कितना यूज होता है आपके पास 1। तो यहां से यदि आप बात करोगे देखो तो सिम्पसन 3/8 के लिए 3 के मल्टीपल में होता है, मतलब n बराबर क्या होगा, n बराबर 3, 6, 9 इस तरीके से। सिम्पसन 1/3 के लिए क्या होता है, n बराबर 2, 4, 6 इस तरीके से होता है रिक्वायर्ड। उसी तरीके से ट्रापेजॉइडल रूल के लिए बात करोगे, टी रूल के लिए यदि बात करोगे तो नंबर ऑफ स्ट्रिप एक बार में कितना लेते हैं हम लोग, 1 के मल्टीपल में लेते हैं। बात आ रहा समझ में। तो ट्रापेजॉइडल के लिए इस तरीके से लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3 के मल्टीपल में लेते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसी तरीके से ये आपके पास बोला इस इंटीग्रेशन का वैल्यू बोला सोल्व करने के लिए किससे, सिम्पसन 1/3 रूल से। सिम्पसन 1/3 रूल से, तो इसको भी देख लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखो तो यहां से इसको सिम्पसन 1/3 से करना है, तो यहां से आप x और y का कॉलम बना लो। h बराबर आपका क्या दिया हुआ है, h बराबर आपके पास 1 गिवन है। देखो ये 3, 4, 5, 6 और ये आपके पास 7 आ जाएगा। वैल्यू बताओ क्या रहा है, इस पे 9 पॉइंट। यहां से आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग आप यहां से वैल्यू निकाल लोगे। यहां से f ऑफ x का वैल्यू बताओ क्या रहा है, x² इंटू log x। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, y0, ये आपके y1 आ जाएगा, ये आपके पास y2 आ जाएगा, ये y3 आ जाएगा, ये आपके पास y4 आ जाएगा। बताओ सिम्पसन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मिनट। यहां से आप यहां से वैल्यू निकाल लो, y0 प्लस y4, 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस 2 टाइम्स y2। और यहां जैसे आपने यहां से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 177.4816। और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो यहां पे आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.